Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, ma'am. What about you? Ma'am, what about? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम सेकंड चैप्टर भारत एक खोज से संबंधित जो प्रश्न आपके छूटे हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो कौन सा प्रश्न छूटा हुआ है? पढ़ते पढ़ते वाला कलम की सवाल याद हो चुका है शायद। Yes, ma'am. तो पढ़ते पढ़ते वाला करना है ना? Yes, ma'am. तो चलिए बेटा हम बुक शेयर करते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए बेटा स्क्रीन पे आपको बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए पढ़ते पढ़ते वाले गद्यांश को अंश आप पढ़ेंगे बेटा। पठित गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में सीता सिंधु घाटी में दारू बेटा के एक मिनट आवाज बंद कीजिए। आपके बगल से बेटा आवाज आ रही, जो कोई भी हो उससे कह दो कि मतलब उधर हट जाए, वहां से आवाज न करना। चलिए अभी तक आप ही पढ़ दीजिए। Yes, ma'am. पठित गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। प्रोफेसर चाइल्ड ने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विशेष पर्यावरण के साथ मानव जीवन के बेहतरीन समायोजन का आदर्श नमूना है, जिसे वर्षों के दृढ़तापूर्ण प्रयास से ही हासिल किया जा सका होगा। इसी रूप से ठीक रहा। इसकी विशेषता है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, और वह भी स्थिर अपरिवर्तनशील अर्थ में नहीं, क्योंकि भारत तो बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहा है। चलिए बेटा इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अरुण सुभाष वीडियो ऑन रखिए। गद्यांश में किस सभ्यता का उल्लेख किया गया है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? महक आप बताएंगे बेटा। महक आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। महक
आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। मैम ये गद्यांश में हिंदू सभा का उल्लेख किया गया है और इसकी विशेषता है कि इसका ठेठ भारतीयपन और यह आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील शब्द से क्या अभिप्राय है? अरुण, अरुण आप बताएंगे। मैम दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। परिवर्तनशील शब्द से क्या अभिप्राय है? अरुण, मैम परिवर्तनशील बताइए बेटा। अंश, अभिजल कोई बताइए। तो बार बार परिवर्तनशील और विकासमान रहा है। परिवर्तनशील शब्द से आपका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या होता है? बेटा परिवर्तनशील का मतलब होता है जो बदलता रहे, समय मैम परिवर्तित बदलाव आता रहे, है ना? मैम परिवर्तित करना। परिवर्तनशील कहते हैं। अपरिवर्तनशील होता है जो कभी न बदले। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्तनशील का अभिप्राय है कि भारत सैकड़ों साल से जो सभ्यता संस्कृति इसकी है, बहुत से लोग आए गए, लेकिन फिर भी इसकी सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता परिवर्तनशील होते हुए भी आज तक बनी हुई है। इसमें जो भी लोग आए उनकी कुछ न कुछ चीजें हमने अपनी सभ्यता में शामिल किया, लेकिन फिर भी हमारी सभ्यता आज तक बनी हुई है। चलिए, गद्यांश के उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तो सबको याद होगा। कौन सा पाठ आप पढ़ रही हो? मैम 5 सेकंड। 5 सेकंड का नाम भी तो कुछ होगा। हाँ, नाम बताइए। मैम भारत एक खोज कुछ अंश। भारत एक खोज, खाली कुछ अंश को छोड़ दीजिए, खाली भारत एक खोज पाठ से लिया गया है। सुभाष, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं, क्या करते हो तुम? मैम वीडियो ऑन है। अभी तो ऑन किए, जो बोले हैं तो ऑन किए हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि लेखक को क्या बात आश्चर्यचकित लग रही है। कोई बताए। और फिर वीडियो बंद कर लिए, है ना? मैम इस गद्यांश के आधार पर बात आश्चर्य लग रही है कि इसकी
कोई संस्कृति या सभ्यता इस वर्षों या 5-6 हजार वर्षों या उससे भी कुछ अधिक निरंतर बनी रहती है। यानी 5000 वर्ष पहले जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है, जो अवशेष मिले हैं, उससे पता चल रहा है कि वहां पर एक बहुत ही विकसित सभ्यता रही है। और आज भी 5000 वर्ष से पहले वो सभ्यता हमारी विकसित थी, आज भी हम उसी हालत में हैं। कहने का मतलब कितना दिन से आज तक ये सभ्यता बनी हुई है, वो भी परिवर्तनशील होते हुए। बहुत से सभ्यता संस्कृति यहाँ पनपे और चले गए, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति आज भी अछूते है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। चलिए अब आते हैं बातें भाषा की। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने भाषा का महत्व और भाषा की प्रकार के बारे में पढ़ा था, है ना? और इसमें आप देखिए आगे आपको क्या पढ़ना है। जिस प्रकार भारत का निर्माण विभिन्न सभ्यताओं व संस्कृतियों से मिलकर हुआ है, उसी प्रकार हिंदी भाषा का निर्माण भी विभिन्न शब्दों से मिलकर हुआ है। तो हमारा देश अनेक सभ्यता और संस्कृति से मिलकर हमारे भारत का निर्माण हुआ है। बहुत से सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोग आए चले गए, कुछ न कुछ उनकी छाप हमारे संस्कृति पे है। ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा का जो निर्माण हुआ है, उसमें भी विभिन्न शब्दों का मिलकर हुआ है। हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं, शब्द को देखिए तो आपको पता चलेगा कौन से शब्द हिंदी भाषा के हैं, कौन से अंग्रेजी भाषा के हैं, कौन उर्दू है, फारसी है ना? संस्कृत के सारे शब्द मिले हुए हैं हिंदी भाषा में। आइए अब हम उन शब्दों के बारे में जानते हैं। पिछली कक्षा में आप लोगों ने स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को जाना। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जानते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण यहाँ आप लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। अब आपको यहाँ पर बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए ध्यान देते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। देखिए शब्द के भेद कितने प्रकार के बताया गया था आपको पिछले क्लासेस में, याद है किसी को? मैम कोई बताए? कोई नहीं बताएगा। देखिए यहाँ पे शब्दों का भेद आप लोगों ने पढ़ा था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, और फिर रचना या बनावट के आधार पर आपको पढ़ना है। उत्पत्ति के आधार पे आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब रचना के आधार पे आपको पढ़ना है। उत्पत्ति के आधार पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था? तद्भव, तत्सम, देशी और विदेशी पढ़ा था ना, देशी शब्द और विदेशी शब्द। अब रचना बनावट के आधार पर आपको पढ़ना है रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द। दिए गए शब्द पढ़े। लकड़ी, लक धन रे, पुस्तक, कूदन, अस्तर। ऊपर दिए शब्द ऐसे हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये शब्द वस्तु विशेष के लिए निश्चित एवं विशेष या परंपरागत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि ऐसे शब्द जो
परंपरागत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और जिनके टुकड़े करने पे उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता और ये विशेष परंपरागत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आए समझ में? अभिलाल? यस मैम। समझ में आ रहा है बेटा? रूढ़ शब्द क्या है? यस मैम। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, परंपरागत अर्थ में प्रयोग हो किए जा रहे हैं लेकिन उसके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे फूल है, पुस्तक है, मछली है, या फिर लकड़ी है, झोपड़ी है। अगर इसको हम अलग करना चाहे शब्दों को तोड़कर तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कि निकलेगा? नहीं निकलेगा ना? हम नहीं निकलेगा। हाँ, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ यानी परंपरागत कहते हैं, रूढ़वादी विचारधारा के हैं। रूढ़ क्यों कहा गया? बहुत पुराने ख्याल आपके बच्चे हैं, तो ऐसे ही बहुत पुराने शब्द हैं जो वर्षों से परंपरागत रूप में इसका प्रयोग होता रहा है। इसके टुकड़े करने पर कोई इसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। अब दूसरा शब्द क्या है? यौगिक शब्द। कौन सा शब्द है? यौगिक। देखिए, दो शब्दों के योग या मेल से बने शब्द जिनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसमें ये है बेटा कि अगर इसको हम दो या दो से भी शब्दों का मेल हुआ है, अगर हम उसको अलग करना चाहें तो उसके टुकड़े करने पर भी उसका अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। आए समझ बेटा? यस मैम। मैम। अब चलिए यौगिक शब्द पढ़ेंगे कि दो या दो शब्दों से मेल कर बने हुए ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पे दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए, रसोई घर, रसोई अलग कर दिया गया और घर अलग, तब भी तो इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है ना? हाँ, यस मैम। यस मैम। रसोई घर बन, रसोई के लिए घर। राजमहल, राजा का महल। आगे समझ में? यस मैम। यौगिक शब्द Yes, क्या ma'am. होता है? ऐसे शब्द, दो या दो से अधिक शब्द जिनके टुकड़े करने पर उसका सार्थक अर्थ निकल रहा हो, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। रसोई घर, हिमालय। चलिए, अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द। दिए गए शब्द को पढ़े। दशानन, 10 आनंद अर्थात 10 सिर वाले यानी रावण। पंकज, पंकधन, अज। योग रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द, देखिए ऐसे शब्दों में क्या है कि पहले दोनों शब्दों की विशेषताएं निहित है। इन शब्दों के ये यौगिक होते हुए भी रूढ़ शब्दों की भाग विशेष या परंपरागत रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द भी यौगिक भी होते हैं तथा रूढ़ भी होते हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। करने का मतलब है, पहले आपने रूढ़ शब्द पढ़ा, फिर दूसरा यौगिक शब्द पढ़ा। योग रूढ़ क्या होता है? ये दोनों को मिलाकर बनता है। रूढ़ का मतलब योग का मतलब जो यौगिक किया गया है, और रूढ़ का मतलब जो परंपरागत
रूप से जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, बहुत समय से वैसे ही शब्द का प्रयोग हो रहा है। जैसे हिमालय, हिमालय क्या हुआ? बर्फ का घर, यही तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। 10 धन आनंद, दशानन, 10 कहने से 10 निकलेगा, आनंद का मतलब मुंह होता है। अगर हम इसके टुकड़े कर रहे हैं तब भी तो सार्थक अर्थ निकल ही रहा है ना। हाँ बेटा, टुकड़े करने पे सार्थक अर्थ निकल रहा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग परंपरागत रूप से हो रहा है। दशानन, रावण को दशानन कहा जाता है। पंकज यानी कीचड़ में पैदा होने वाला कमल। मैथ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. चलिए योगी यस मैम। भी रूढ़ शब्दों की बात विशेष या परंपरागत ऐसे शब्द हैं जो यौगिक भी हैं तथा रूढ़ भी हैं। ये रूढ़ शब्द की विकास देखेंगे आप लोग किस तरह से है। दिए गए शब्दों का उचित प्रकार लिखें। अब आपको इसको नोटबुक में राइट करना है। सब लोग नोटबुक लेके बैठे हो या नहीं बैठे हो? जल्दी से इसको राइट कर लीजिए। इन शब्दों को लिख लीजिए जल्दी से। शब्दों को लाइन से लिखिएगा, एक लाइन में, ताकि उसके सामने Yes, ma'am. उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा यौगिक है, योग रूढ़ है, क्या है। आ रही है बात समझ में? सुभाष, अरुण, राइट कर रहे हो? यस मैम। आपको इसको राइट करना है और इससे आप कॉलम बनाएंगे। यौगिक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और एक योग रूढ़ शब्द, तीनों कॉलम बनाएंगे और जो शब्द जिस कॉलम के लायक होगा उसको उसमें रखेंगे। स्कूल से हटाए बेटा, देख रहे हो ना, लिखते रहिए। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से बताएं। यौगिक और यौगिक शब्दों में अंतर बताते हुए उदाहरण लिखें। ये आपका लिखने वाला प्रश्न है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसके बाद फिफ्थ वाला। अगला देखिए फोर्थ का, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। देख रहे हैं सभी लोग? रूढ़ शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। ऑप्शन सही है, गलत है? हाँ मैम सही। सही है। यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैम सही है। यौगिक शब्द सही है। हाँ
योग रूढ़ शब्द है, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये आपका ऑप्शन गलत है। यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। योग, उसमें यौगिक की जगह प्रयोग रूढ़ होना चाहिए था, तब ये सही होता। यौगिक शब्द का तो दो शब्दों के योग से बना हुआ है, दोनों शब्द का यस मैम। दोनों शब्द का अपना अर्थ निकल रहा है ना। और योग रूढ़ होता है जो दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन ये परंपरागत विशेष अर्थ के रूप में इसका प्रयोग होता है। पंकज एक रूढ़ शब्द है। आप लोग ध्यान से समझे नहीं। पंक, पंक धन जा, तो क्या ये रूढ़ शब्द होगा? पंक का मतलब कीचड़, जा से मतलब गलत है। योग रूढ़ होगा। हाँ, योग रूढ़ शब्द, इसलिए इसको आप, ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए ध्यान में देखिए, यौगिक शब्दों का अर्थ इनके खंडों के अनुसार ही होता है। ये क्या होगा? जो दो खंड होते हैं दोनों का अर्थ अलग अलग होता है ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, विद्या एक रूढ़ शब्द है। मैम सही है। सही है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 तीनों आपको नोटबुक में करना है। और कलम की सवारी वाला तो किए कि नहीं किए हैं आप लोग? शुभांश, अरुण, अरुण, बेटा आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, प्रश्न को लिखिए, आपको इसको करके भेजना है। लिख रहे हो शुभांश, अविरल? हाँ, यस मैम। जल्दी से लिखिए, जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं लिखना है, केवल फर्स्ट लिखना है, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, 4 क्वेश्चन लिखने ही हैं। अगर न दिख रहा तो आप बोलो, हम बोल दे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ऐड कर चुके? हो गया। यस मैम। दूसरा? दूसरा किए बेटा सभी लोग? यस मैम। यस मैम। तीसरा?
मैम हो गया। अच्छा, यौगिक और यौगिक शब्दों में अंतर बताते हुए उदाहरण लिखें। अब 5वां लिख लीजिए। मैम 5वां भी हो गया। सभी लोगों का हो जाएगा तो बताइएगा, तो पेज ऊपर करेंगे। चलिए बेटा, अब एक परियोजना कार्य बचा आपका, इसको देखिए। इसमें करना क्या है, जो आपने पढ़ा जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित भारत एक खोज पुस्तक का एक कुछ अंश है ना, जो आपने अभी पढ़ा है चैप्टर में। तो आपको इस पुस्तक को पूरा पढ़ना है और उसका संक्षिप्त सार नोटबुक में लिखकर कक्षा में उस पर चर्चा करना है। तो पुस्तक को आप पूरा पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे? आप मोबाइल पे सर्च करेंगे, आपको आ जाएगा, पूरा पढ़ लेना। पढ़ने के बाद जो चीजें आपके दिमाग में उसकी बैठ रही है, उसको अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में अपनी फाइल में लिख लेना। ठीक है? यस मैम। हाँ, यस मैम। मोबाइल पे मंगा के पुस्तक को मैम। पढ़ें। कल आप लोगों का छुट्टी रहेगा ना, तो कल आप लोग मोबाइल खाली भी रहेगी, तो मोबाइल पे सर्च कर लेना बेरोजगार भारत की पुस्तक हिंदी में करके रहना, क्योंकि इंग्लिश में लिखी गई है। तो हिंदी मांगेंगे आप लोग तो हिंदी में आ जाएंगे, उसको पढ़ लेना पूरा शुरू से अंत तक। उसके बाद आपको दिमाग में जो आपके विचार होंगे उसको आप अपने शब्दों में लिख लेना। पहले मैम फाइल में लिखेंगे मैम, नोटबुक में? पहले कहीं लिख लेना, उसके बाद फाइल में लिखना उसको, क्योंकि फाइल में अच्छे से लिखना रहेगा आपको, है ना? अगर फाइल का पेज रखते रहो सभी लोग, फाइल में लिखते रहो और अच्छी बात रहेगी। पुस्तक नहीं लिखना है, पुस्तक को पढ़ लेना है। उसके बाद जो आपके दिमाग में आया शब्द, उसका संक्षिप्त सार उसको आपको लिखना है। यस मैम। चलिए बेटा, शुभांश राइट कर चुके? यस मैम। यस मैम। अरुण लग रहा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अरुण भी और शुभांश भी। इन लोगों को होमवर्क नहीं करके भेजना है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। चलिए बेटा, और कुछ समझना है एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग को करके भेजना है। रूढ़ शब्द है जो इसको टुकड़े नहीं होते हैं, ये परंपरागत रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
ठीक है। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकदड़ी, हम अलग कर रहे हैं तो क्या हमें इसका कोई संक्षिप्त अर्थ निकल रहा है? पुस्तक को उधर तक कुछ नहीं निकल रहा, नो मैम। धनला फूल कुछ नहीं निकलेगा, है ना। इसलिए रूढ़ शब्द होते जिनके हम टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बना है, यौगिक, है ना। ये दो शब्दों के योग से बना है। अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे राजमहल, राजा का महल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना। हिमालय, बर्फ का घर। अब तीसरा आपका योग रूढ़। ये शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं भी रूढ़ की शब्दों की भांति परंपरागत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये यौगिक भी हैं, रूढ़ भी हैं। जैसे दशानन, दस का मतलब 10, आनंद का मतलब सिर, शाब्दिक अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन इसका प्रयोग हम रावण के लिए करते हैं तो रावण रूढ़ हो गया ना, विशेष परंपरागत रूप से कर रहे हैं, इसलिए यह रूढ़ शब्द हो गया। ऐसे पंकज, इसका भी हम टुकड़ा कर रहे हैं। पंक का मतलब कीचड़, जाके मतलब जल देने वाला, अर्थात कीचड़ में पैदा होने वाला। कमल, कमल का पर्यायवाची के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तीनों के आधार पे सबको करना है आपको। तो चलिए बेटा, अब सेशन एंड करते हैं। आप लोग आराम से बैठ के होमवर्क कंप्लीट, यस ठीक है। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।